जय हिंद, मैं सुनील यादव। आज के टॉपिक का नाम है NCPC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कमीशन। जैसे पहले आप NBCC करके भी कहा जाता था, हिंदी में जैसे कहा जाता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में हम पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कम से कम समय में मूलभूत बातों को आप जान लें। थोड़ा सा फास्ट बताने का प्रयास करेंगे। यदि आपको तेज लगता है तो आप इसको थोड़ा सा कम कर लीजिएगा और सही तक इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मुख्य विषय वस्तु पर आते हैं। इस बार क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है, चाहे UPSC का एग्जाम हो चाहे MPPSC का एग्जाम हो, क्वेश्चन जरूर आएगा। उसकी वजह भी आपको बता दूं मैं। पहला रीज़न तो ये है कि इंदिरा साहनी जो केस है वह काफ़ी चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग हुई है, मई के महीने में हम देखेंगे। मई और जून के महीने में काफ़ी चर्चा में रहा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये निकल कर आता है कि MPPSC के नए सिलेबस 2020 में इसको स्पेशली शामिल किया गया है NCPC को, तो उसका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तीसरा रीज़न यह है कि इस चीज़ को लेकर या मराठा रिजर्वेशन देखें या अदर स्टेट्स में रिजर्वेशन को लेकर तो काफ़ी मामला चर्चा में है। साथ ही साथ आप देखें मध्य प्रदेश में भी रिजर्वेशन वाला मामला चर्चा में है। MPPSC की वैकेंसी कहीं ना कहीं कोर्ट में जो मामला चल रहा है वो यही मुद्दा है। उसके कारण पूरा सिनेरियो मध्य प्रदेश PCS परीक्षा की बात करें चाहे नेशनल लेवल पर बात करें, विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा में है। तो चलिए बिना देर करें हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट, NCPC क्या कहलाता है? फुल फॉर्म आपने देखा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग करके इसको कहा जाता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना कब है, क्या कहता है, बिल्कुल पहले शॉर्ट में देख लो और उसके बैकग्राउंड वगैरह को हम देखेंगे। वर्ष 1993 में सबसे पहली बार इसको बनाया गया था। 1993 में सबसे पहले इसको बनाया गया था, लेकिन इसको समाप्त कर दिया गया और अभी ये नया बनाया गया है। क्यों बनाया गया, उसकी वजह है 102वां संविधान संशोधन, जिसके कारण इसको नया बनाया गया है और ये काफी चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर अभी हियरिंग हुई, थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो ध्यान देने वाली बात है 102वां संविधान संशोधन वर्ष 2018 में कहलाता है। इसको पास किया गया है और उसमें इस बात का प्रावधान किया गया है कि पिछड़े वर्गों के लिए एक परमानेंट एक स्थायी निकाय बनाइए क्योंकि काफ़ी सशक्त हो, उनकी पहचान कर सके, उनकी समस्याओं का समाधान कर सके, उनकी शिकायतों को सुन सके, उनके उन्नति विकास तथा सर्वांगीण विकास के लिए रिकमेंडेशन सरकार को दे सके। तो इसके लिए नए आयोग का गठन किया गया है, पुराने वाले आयोग को समाप्त कर दिया गया है। सबसे पहला पॉइंट नंबर 2, NCPC जो है वह किस इस तरह का आपका निकाय है और क्या कहती चीजें हैं। NCPC सबसे पहली बात तो यह है कि एक सांविधिक निकाय है, नॉट दी संवैधानिक। सांविधिक मतलब होता है दैट इज स्टैच्यूटरी। संसद ने अधिनियम पास किया है, इसलिए अपने आप में सांविधिक निकाय करके कहलाएगा और उसके तहत इसकी स्थापना की गई है। दोनों ही स्तर पर अभी ये बनने वाले। सबसे पहला आपका नेशनल लेवल पर कहलाएगा, जबकि दूसरा कहलाएगा राज्य स्तर पर। नेशनल लेवल पर जो बनाया गया है उसमें ध्यान दीजिएगा कि जो भी सदस्यों की नियुक्ति होने वाली है वह राष्ट्रपति महोदय करेंगे। परंतु इस बात को आप समझें, थोड़ी सा टेक्निकली घुमावदार होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद क्रमांक 74 कहता है कि राष्ट्रपति महोदय को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। साथ ही साथ बाद में उसमें इस बात का भी प्रावधान किया है कि मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति महोदय बाध्य हैं। इसका मतलब सीधा सा यह है कि मंत्रिपरिषद यानी कि सरकार बताएगी राष्ट्रपति महोदय को, तब इन व्यक्तियों को सदस्य अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कीजिए, राष्ट्रपति महोदय उस पर साइन कर देंगे। सीधी बात, सरकार नियुक्त करती है वही हटाएगी राष्ट्रपति महोदय के सिग्नेचर के साथ में। इस बात को ध्यान में नेक्स्ट बना जाते हैं। इसकी संरचना के बारे में यदि हम बात करें तो, और कार्यकाल, सबसे पहला पॉइंट होता है कि कार्यकाल 3 वर्ष का इसमें हमको देखने को मिलता है कि 3 वर्ष का कार्यकाल दिया गया है जो भी सदस्य होंगे तथा अध्यक्ष होंगे। ओवर जो हम बात करें या मैक्सिमम एज के बारे में कोई प्रावधान आपको दिया गया नहीं है, ये बात एक महत्वपूर्ण है। कुल सदस्य कितने होने वाले हैं, तो 5 सदस्य होने वाले हैं। एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, बाकी 3 अन्य मेंबर होने वाले हैं। महिला सदस्यों इत्यादि को शामिल करने वाला प्रावधान भी हमको देखने को इसमें मिलता है। शक्तियां तथा कार्य देख लीजिए। शक्तियां दी हैं इनको सिविल न्यायालय की। सिविल न्यायालय क्या होता है? सिविल न्यायालय का आशय यह होता है कि किसी भी बॉडी को ऐसी शक्तियां प्रदान करना क्योंकि दीवानी न्यायालय के समान हो। दीवानी न्यायालय को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होती हैं? किसी भी व्यक्ति को समन जारी करना, साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाना, आदेशित करना, गवाही देने के लिए बोलना, गवाहों की जांच करना, साक्ष्यों की जांच करना, किसी शासकीय संस्थान से या प्राइवेट संस्थान से डॉक्यूमेंट को मांगना, उस पर एफिडेविट ले लेना, ये सब शक्तियाँ किसकी होती हैं? सिविल न्यायालय की होती हैं। तो ये शक्तियाँ किसे प्रदान की गई हैं? NCPC को प्रदान की गई हैं। इस पॉइंट को हम ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। NCPC जो है पुराने वाले आयोग से किस प्रकार से अलग है यदि हम बात करें। कई मामले हैं इस चीज़ को लेकर। पुराना वाला जो था यानी 1993 वाला, उसमें इस बात को कहा गया था, फोकस किया गया था कि जो OBC कैटेगरीज वगैरह उनकी पहचान कीजिए तथा उनका जो शासकीय सेवा है उनमें प्रतिनिधित्व देखिए। यानी सीधी बात आरक्षण के बारे में बात की गई थी। इसके आगे ज़्यादा बातचीत नहीं थी उसमें।
जबकि ये जो नया वाला आपका बना उसमें ना केवल उनके रिजर्वेशन को लेकर बात की गई, उसको फोकस किया है, साथ ही साथ उनके सर्वांगीण विकास, उनसे संबंधित उन्नति के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, क्या शासकीय योजना, उनकी संवैधानिक स्थिति वगैरह कैसी क्या है, नए कानून कौन से, उनको किस तरह से अपडेट किया जाना चाहिए, प्लस उनसे संबंधित कोई शिकायत वगैरह आती है या कोई ओबीसी वर्ग का व्यक्ति शिकायत भेजता है कि साहब मेरे साथ में दुर्व्यवहार हुआ, मेरे साथ गलत हुआ। पुराना वाला आयोग नहीं सुन सकता था, जबकि नया वाला जो आयोग है उन शिकायतों को भी सुन सकता है। इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि पुराने वाले से अपग्रेडेड वर्जन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसका जो नोट्स है पीडीएफ आपको मिल जाएगा वीडियो के लिंक में, आप उसको देख लीजिएगा। विधिवत आपको पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। अगले महत्वपूर्ण पॉइंट पर आ जाते हैं, या इसका एक बैकग्राउंड आप देख लें एनसीबीसी के बारे में, क्यों इसको बनाया गया, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है। भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों को आपको याद रखना चाहिए। सबसे पहली बात कि साहब रिजर्वेशन, रिजर्वेशन की बात 3 अनुच्छेदों में हमको सबसे प्रारंभिक दौर में देखने को मिलती है। कौन कौन से? 15 अंडर सेक्शन 4, कैसे लिखते हैं उस चीज को, कोई नए बच्चे हों तो उसको देख लें, बाकी पुराने जो बच्चे हैं विद्वान टाइप के जो बच्चे वो तो जानते हैं। 15 अंडर सेक्शन 4 में मिलता है, 16 अंडर सेक्शन 4 में मिलता है, अगेन 16 अंडर सेक्शन 6 में भी आपको रिजर्वेशन संबंधी प्रावधान मिलते हैं। ठीक, 15 में क्या कहा गया है, पूरे संविधान में क्या कहा गया है, उस बात को जान लो बिल्कुल शॉर्ट में। सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। स्पेशली इस बात को कहा, कहीं पर भी जातिगत वर्ड यूज नहीं किया है, कहीं पर भी इकोनॉमिक वर्ड यूज नहीं किया है मूल संविधान में। बाद में आप उसको अमेंड करके अभी जोड़ देने वाले हैं। संविधान संशोधन अधिनियम क्रमांक 103 हम पढ़ेंगे, देखते हैं उस पर। यहाँ पर शुरुआत होती है तो शैक्षणिक रूप से जो भी पिछड़े हैं उनके रिजर्वेशन के लिए। महिलाओं के संदर्भ में हम बात कर लेने वाले हैं, जबकि 16 अंडर सेक्शन 4 यहाँ पर आपको अभी एक नया जोड़ा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। ओबीसी तथा एसटी एससी जो वर्ग होते हैं उनके लिए हम बात करेंगे, तो ओबीसी अनुच्छेद क्रमांक 340 संविधान का ओबीसी वर्ग की पहचान करने, उसमें जो भी लोग उन्हें शामिल करने तथा उनके संबंधित जो भी प्रावधान करने के बारे में बताता है। राष्ट्रपति महोदय को उसके बारे में शक्तियां प्रदान की गई हैं। राष्ट्रपति महोदय का मतलब वही मंत्रिपरिषद वाला पॉइंट आप याद रखिएगा। कभी को आपको मेंस में लिखने के लिए भी आ जाए तो आपको इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बात कहीं ऐसे जा रही है, लेकिन वो शक्ति किसके हाथ में हैंड ओवर है, वो वाली बात आप समझ गए होंगे। तो ये पॉइंट हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि 340 नंबर के अनुच्छेद में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो भी पिछड़े हैं उनको पहचान करने, उनकी उन्नति तथा विकास के लिए काम करने वाले निर्देश दिए गए हैं। ध्यान देने वाली बात है कि ये जो पॉइंट है ये आपको मौलिक अधिकार में दिए गए हैं, जबकि ये बाद वाले सेक्शन में दिए गए आर्टिकल 340। अब जो नया संविधान संशोधन अधिनियम आया है, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम, उसमें इस बात को कहा गया कि जो बैकवर्ड क्लासेस वगैरह हैं उनके विकास के लिए परमानेंट निकाय बनाइए। हालांकि ये वाली बात सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में इंदिरा साहनी वाले केस में कह दी थी, परंतु अब उसको और सक्षम बनाया गया है। ठीक, उसी के तहत 93 में बनाया भी गया। 102वां जो आया है इसमें जो कुछ खास पॉइंट्स हैं उनको याद रखिए। फॉर एग्जांपल कैसे इसमें 2 आर्टिकल्स को जोड़ा गया है। सबसे पहला आर्टिकल 338 अंडर सेक्शन बी, जबकि दूसरा है 342 अंडर सेक्शन ए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। 338 अंडर सेक्शन बी को जोड़ा गया है, 342 अंडर सेक्शन ए को जोड़ा गया है। 338 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये आएगा। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं ये कहूँगा कि यही आने वाला है एग्जाम में। आपसे क्वेश्चन कहा जाएगा कि 342 नंबर अंडर सेक्शन ए जो है उस आर्टिकल में क्या दिया गया है, इस तरह करके क्वेश्चन पूछेगा। अगेन क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे 338 अंडर सेक्शन बी में क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको दोबारा आप एक बार देख लें। 338 चर्चा में आ गया, 338 एक करके यदि हम देखें तो यहाँ पर कहा गया है एससी वर्ग के लिए कमीशन स्पेशली। 338 अंडर सेक्शन ए में कहा गया है टी वर्ग के लिए स्पेशली आपका आयोग बनाने की बात। सी टी 38 अंडर सेक्शन बी और ओ बी सी के लिए बात कही है, इस बात को ध्यान रखना। राष्ट्रपति महोदय इसके तहत इसको गठित करने वाले, इनसे संबंधित जो भी शिकायतें वगैरह उनको भी देखने के लिए आयोग को बनाया गया है। ये वाला पॉइंट कहाँ दिया 338 बी में। इनसे भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण है उसको ध्यान रखिएगा। 342 अंडर सेक्शन ए, हाल ही में यानी कि मई और जून के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस पर विचार किया। मराठा आरक्षण वाला मामला उनके सामने आया था, 5 न्यायाधीशों की बेंच थी, जस्टिस अशोक भूषण जी जिसके अध्यक्ष थे। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है।
उन्होंने अपने डिसीजन में जो बात कही हुई है काफ़ी लंबा डिसीजन है, उसके लिए मैं आपको इंद्रसानी केस अलग से बताऊंगा, उसका अलग वीडियो आप देखिएगा। उनने ये बात कही है कि साहब इस आर्टिकल का सम्मान किया जाना चाहिए, इस पॉइंट को वहाँ पर उन्होंने उठाया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे संबंधित परीक्षा पूछेगी कि ये आर्टिकल क्या है, क्यों चर्चा में है। तो 342 अंडर सेक्शन ए ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति महोदय को यह शक्ति देते हैं कि वह निर्धारित करें कि कौन कौन सी जो वर्ग के लोग हैं वह ओबीसी में आएंगे, उसको कैटेगराइज करें, संबंधित राज्य सरकारों से इस बारे में सलाह मांगे, यानी कि वहाँ के राज्यपाल से चर्चा करेंगे। उनसे चर्चा करने के पश्चात में किसी नए वर्ग को उसमें शामिल करना, जो वर्ग हैं उनसे संबंधित और भी क्या विकासात्मक कार्य किए जा सकते हैं, उन पर काम करने वाली बात कही है। अगर इसको तो शॉर्ट में कहा जाए तो क्या, किस किस को ओबीसी में शामिल करना है, नहीं करना है, इसकी शक्ति किसको दी गई है, राष्ट्रपति को दी गई है। राष्ट्रपति महोदय किसकी सलाह है, सरकार की सलाह है। और सरकार जब भी इस चीज़ को करेंगी संशोधन, ध्यान रखिए उसके लिए संसद में उनको विधेयक लाना पड़ेगा कि मान लो 50 जातियों को ओबीसी में शामिल किया गया है, बोले 2 को और शामिल करना चाहते हैं, बोले कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संसद में उसके लिए आपको एक संशोधनात्मक अधिनियम लाना पड़ेगा और संसद से उसे पास करवाना ही पड़ेगा। ये वाली बात कहाँ दी है, यहाँ पर ये मुद्दा क्यों चर्चा में आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि इसका सम्मान किया, इसका मतलब ये कि राज्य सरकारें किसी को भी उठाकर ओबीसी कैटेगरी में शामिल नहीं कर सकती हैं। ये बात कही है कि महाराष्ट्र सरकार ने उठाकर शामिल कर दी, बोले मराठाओं को 16% आरक्षण देने की बात कही, उसको गैर संवैधानिक अमान्य घोषित कर दिया और साफ कहा है कि राज्य सरकार के पास में शक्ति नहीं है। किसके पास में शक्ति है, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार में किसके पास में, राष्ट्रपति महोदय के पास में। ये बात किस आर्टिकल में दी है, 342 में दी है, इसलिए इसका सम्मान कीजिए। तो ये पॉइंट चर्चा में है, ना केवल प्रारंभिक परीक्षा बल्कि मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी आपके काम का है। तो आशा करता हूँ आप इस बात को समझ गए होंगे। तो ये थे आपके कुछ आर्टिकल जो हमने देखा इनके बारे में। अब इसको समराइज कर लो बिल्कुल बिना देर करे। एनसीपीसी ओल्ड वाला 1993 का, जबकि नया वाला हम बात करें तो अभी वर्ष 2018 में 102वां संविधान संशोधन, उसके तहत 2 खास आर्टिकल से जोड़ा गया है, 338 अंडर सेक्शन बी एंड 342 अंडर सेक्शन ए। दोनों में क्या प्रावधान दिया हमने करके देखते हैं। संरचना की बात करें तो कितने सदस्य होते हैं, 5 सदस्य होने वाले हैं, 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष प्लस 3 अन्य मेंबर। कार्यकाल कितना होगा तो 3 वर्ष होगा। नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। हटाएंगे भी कौन, राष्ट्रपति महोदय। किसकी सलाह पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो ये संबंधित प्रावधान वहाँ पर दिए गए हैं। शक्तियाँ कौन सी प्राप्त है, तो सिविल न्यायालय शक्ति प्राप्त है। उसका मीनिंग आप कॉन्सेप्ट में भी समझ जाए कि सिविल न्यायालय क्या होता है, तो आप उसको बना लेने वाले हैं। नेक्स्ट बना जाते हैं कि अभी मराठा आरक्षण को लेकर गोविंदा कहानी वाला जो बात है उस चीज़ को लेकर चर्चा में है। एक बैकग्राउंड उठाकर देख लीजिए बिल्कुल जल्दी से, साथ ही साथ ये भी कि हाँ संविधान में कहाँ कहाँ दिया हुआ है। 15 अंडर सेक्शन 4, 16 अंडर सेक्शन 4, 16 अंडर सेक्शन 6। इसमें क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर क्या दिया है, 16 अंडर सेक्शन 6 में क्या दिया हुआ है। याद रखिएगा आर्टिकल इसमें दिया है 103वां संविधान संशोधन के तहत 10% जो आरक्षण दिया गया अभी हाल ही में, जिनको आप कहते हैं साहब जी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग या पिछड़े वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जिसको कहा जाता है, उनको 10% जो आरक्षण दिया गया उसके लिए संविधान में इस बात को आपने शामिल किया है, इसके तहत उसको आरक्षण को दिया गया है। तो ये संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ये पॉइंट अपन ने देख लिए। अगेन 3 जो आपके नए संविधान संशोधन अधिनियम है उनको ध्यान रखना। 102वां हो गया आपका, 103वां हो गया, 104वां भी ध्यान रखना। 10% रिजर्वेशन, सॉरी 10 ईयर्स के लिए रिजर्वेशन को बढ़ा दिया गया है, विशेषकर किस वर्ग के लिए, ST SC वर्ग के लिए। तो इसके लिए भी विधेयक पास किया है तो भाई यह कहलाता है। तो ये लेटेस्ट वाले जितने भी हैं उनको प्रिपेयर रखो, आपको एग्जाम में काम आ जाने वाले हैं। एक छोटा सा बैकग्राउंड उठाकर जल्दी से देख लीजिए। ओबीसी या और भी जो वर्ग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए स्पेशल प्रावधान संविधान में किए गए हैं। कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी बातें इसमें कहीं, इसको ध्यान रखिए। ये आर्टिकल में इस बात को कहा, इसी के तहत राष्ट्रपति महोदय को यह शक्ति दी गई थी कि आयोग बनाइए इनके लिए, क्योंकि इनके बारे में स्टडी करें, इनकी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, इनके समाधान क्या हो सकते हैं, इनको विकास की मुख्य धारा में कैसे क्या शामिल किया जा सकता है, इन पर विचार करने के लिए। तो सबसे पहली बार ओबीसी की जो कमीशन गठित हुआ था उसका नाम था काका कालेलकर कमीशन। काका कालेलकर कमीशन 1953 में गठित किया गया था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, तो 2 वर्ष के बाद में उन्होंने दी थी, तो यानी 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी हुई थी। सरकार ने उसे अमान्य घोषित कर दिया था, अव्यवहारिक माना था, उस चीज को लागू नहीं किया था। बिल्कुल सीधा सा पॉइंट। नेक्स्ट वन, इसके बाद में बनता है 1978 में वीपी मंडल कमीशन बनता है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी, तो 2 साल बाद अगेन, तो 2 साल लग ही जाते हैं साहब।
तो 2 साल बाद यानी 1980 में दी गई थी। परंतु क्या इनकी रिपोर्ट्स को लागू किया गया? तत्काल में तो बिल्कुल भी नहीं किया गया। इस रिपोर्ट को लागू किया जाएगा लगभग 10 साल के पश्चात। क्यों? कई लोग बताते हैं चुनाव से और ये सब में लाभ लेने के उद्देश्य थे। अगेन आ जाते हैं, इस रिपोर्ट में कुछ बातें कही गई थी। सबसे पहला ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देने की बात कही गई थी और इसके तहत ही इसे दिया गया। यानी बीपी मंडल जो कमीशन है उनकी रिपोर्ट्स को कब अपना लिया गया? तो 1990 में अपना लिया गया। पूछ लिया जाएगा कि उस समय सरकार में कौन था? बीपी नरसिंह राव जी थे। तो ओबीसी आयोग बीपी नरसिंह राव, ऐसे बी कीवर्ड को आप रिलेट करके याद रखिएगा, बन जाएगा। ठीक, अपना लिया गया, 27% रिजर्वेशन दिया गया उस चीज के तहत। ये पूरा का पूरा जो मामला था, कई लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया, इसका काफी विरोध होने वाला है। कई जगह आत्मदाह की घटनाएं भी हमको देखने को मिलती हैं। अंततः हम देखेंगे एक बहुत ही फेमस उस जमाने की पत्रकार थी जो आज एक प्रख्यात वकील कहलाती हैं, श्रीमती इंदिरा साहनी जी। इस पूरे मामले को उठाकर वो कहाँ ले गई? सुप्रीम कोर्ट ले गई। 1992 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आया। जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुनवाई करी तो कुछ खास वर्डिक्ट अपने दिए। उनमें से प्रावधान क्या था? यस, 27% आरक्षण दिया जाए, उसको जारी रखें। पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, उन्होंने कहा कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। 50% ही रिजर्वेशन होगा, मैक्सिमम लिमिट होगी, इसको क्रॉस नहीं किया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, वहीं पर इस बारे में सबसे पहली बात आई थी 10% इकोनॉमिक जो बैकवर्ड लोग होते हैं उनको रिजर्वेशन दिए जाने की, जिसको आपने अभी 103वां संविधान संशोधन के लिए शामिल किया है। तो सबसे पहली बार वहाँ पर यह आया था। इस पॉइंट को थोड़ी सा आप याद रखिएगा। यही मामला अभी मराठा आरक्षण में निकल कर आया कि वो 16% दे दिए, 50% से लिमिट क्रॉस हो गई। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की गई। जब इस मामले की सुनवाई की गई तो महाराष्ट्र सरकार का कहना ये था कि साहब इस केस को इंदिरा साहनी वाली जो लिमिट 50% है उस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया, अपने वर्डिक्ट में क्लियर कहा कि साहब उसका पालन करिए, 50% का ही करिए और आप निर्धारित नहीं करेंगे या राज्य सरकार निर्धारित नहीं करेंगी कि किन किन को रिजर्वेशन दें। खासकर ओबीसी के मामले में कौन दे सकते हैं? शक्ति किसके पास में? राष्ट्रपति के पास में। कौन से आर्टिकल के तहत प्राप्त है? तो 300। तो ये पूरा का पूरा भी मामला चर्चा में रहा है। इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। मेरे ख्याल से इतने सेक्शंस को आप अपने अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप इस बारे में क्वेश्चन बना लेने वाले हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का हाल ही का जजमेंट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें साफ क्लियर किया गया है कि राज्य सरकारों को शक्ति नहीं दी गई है बल्कि केंद्र सरकार को दी गई है। क्या है कि अनेक राज्यों में आरक्षण को लेकर विवाद चल रहा है। चाहे गुजरात का आप पटेल आंदोलन देख लें, महाराष्ट्र में देख लें मराठा के संदर्भ में, हरियाणा में देख लें गुर्जर आंदोलन वगैरह, ऐसे बहुत जगह डिमांड ये सब होती रहती है। इस मामले से रोक लगेगी। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से क्लियर हो जाएगा कि राज्य सरकारें अब ये काम नहीं कर सकती, रिजर्वेशन नहीं दे सकती, चाहे वोट बैंक की राजनीति हो चाहे कुछ भी हो। तो ये काफ़ी अच्छा डिसीजन है अपने आप में। प्लस और भी कुछ ऐसे राज्य हैं उनको देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश भी स्वयं इस मामले में शामिल हो चुका है, यहाँ पर 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो शायद पूछ ले आपसे, है ना। दूसरा पॉइंट ये है कि मध्य प्रदेश में सरकार ने अभी हाल ही में जुलाई में एक खास डेटा जारी किया है, जून के लास्ट सेशन में आप देखेंगे 2021 में। क्या भारत का सबसे पहला राज्य जिसने जाति आधारित जनगणना के जो डेटा है उनको जारी किया हुआ कौन सा है? यह पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा। दैट इज मध्य प्रदेश। और उसमें ओबीसी के बारे में जो बताया गया वो सबसे खास है, चौंकाने वाला डेटा है। वह क्या है? 50% से अबव बताया गया ओबीसी के बारे में मध्य प्रदेश में उनकी जनसंख्या ये या है। सीधी बात ये है। इस पर आगे अब देखिए क्या कैसा होता है, तो सरकार के तथा कोर्ट के हाथ में। तो ये इस प्रकार से हमने देखा सारे जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे इससे संबंधित हमने बहुत अच्छे से पढ़े, ना केवल प्रीलिम्स में बल्कि मेंस में तथा इंटरव्यू में सभी दृष्टियों से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। फैक्चुअल वे में भी है और कॉन्सेप्चुअल वे में भी है। तो आशा करता हूँ ये आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। और डिटेल में यदि आप जानकारी चाहते हैं तो आप रेगुलर क्लासेस हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें काफ़ी अच्छे से आपको कंटेंट मिलेगा, रेगुलर आपको कंटेंट मिल जाता है, नोट्स वगैरह मिल जाते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। आई टू आई कॉन्टैक्ट में भी आप रहते हैं, तो इससे बहुत लाभ होता है गाइडेंस को लेकर। बहुत ही कम समय बचा हुआ है एग्जाम को लेकर, अच्छे से तैयारी कीजिए। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद।